तो चला तो ना जाएगा। चलो यहाँ पर आ जाओ सब लोग क्लास में, और क्लास की बात करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य पढ़ना है। समय बताओ जल्दी से, मौर्य साम्राज्य का समय बताओ जहां कल छोड़ा था। एक एक जन बताओ ना। 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व। ठीक है, तो समझ में आ गया तुमको ये माइनस में क्यों जा रहा था। ठीक है, जब हम ईसा पूर्व से ईसवी सदी की ओर जाते हैं तो हमारी जो तारीखें होती हैं वो माइनस में जाती हैं, और ईसवी सदी के बाद जब जाते हैं तो प्लस में होना शुरू हो जाती हैं। तो अब हम ईसा पूर्व से है ना, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं ईसा पूर्व। अब देखो मौर्य साम्राज्य के बारे में एकदम शुरू से शुरू करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आज का चैप्टर हमारा। पीछे की घटनाओं को थोड़ा सा याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। घटनाएं ये थी कि जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय का जो भारत था उसमें जो मगध सत्ता का प्रमुख केंद्र था। उत्तर भारत में राजनीति का प्रमुख केंद्र मगध था, और मगध में हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश और उसके बाद नंद वंशों ने लगातार शासन किया, और नंद वंश तक आते आते मगध की शक्ति चरम पर पहुंच चुकी थी और मगध संपूर्ण उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बन चुका था। इस बात की पुष्टि, इस तथ्य की पुष्टि उस बात से भी हो जाती है जब हम इस घटना का जिक्र करते हैं कि जब पश्चिमी क्षेत्र में बाह्य आक्रमण हो रहे थे, यूनानी आक्रमण हो रहे थे, तो इन यूनानी आक्रमणों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कौटिल्य जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य कौटिल्य सुरक्षा के लिए, शांति स्थापित करने के लिए जब अपनी बात कहने आते हैं तो वह मगध में आते हैं। यह इस बात का सबूत है कि उस समय मगध उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र था। उसके बाद की घटनाएं आज हम करेंगे। सिकंदर के आक्रमण को हम पीछे पढ़ चुके हैं, और हम ये भी जान चुके हैं कि सिकंदर के आक्रमण के बाद पश्चिम क्षेत्र में एक तरह का राजनीतिक एकीकरण हुआ। जो छोटे छोटे गणराज्य थे वे एक बड़े राज्य में परिवर्तित हो गए, और सिकंदर के जो वहां पर प्रतिनिधि थे, या जो पोरस था या आम्भी था, उनके नेतृत्व में पश्चिमोत्तर प्रांत में एक छोटे छोटे राज्यों का गठन हुआ, जनजातीय समुदाय समाप्त हुआ। एक प्रकार से राजनीतिक एकीकरण इस क्षेत्र में हो गया था सिकंदर के आक्रमण के बाद। ठीक है, लेकिन यहां पर आज जो चर्चा होनी है वो ये कि मगध में सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता क्या थी। समस्या तो पश्चिमोत्तर प्रांत में थी, पश्चिमोत्तर प्रांत में समस्या का समाधान हो गया, सिकंदर यहां से चला गया, अपने प्रतिनिधि छोड़ गया। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि मगध में सत्ता परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि मगध का इस क्षेत्र से कोई सीधा लेना देना नहीं था। मगध के शासकों ने, नंद शासकों ने बाह्य आक्रमण के संदर्भ में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हम कहीं भी इस बात की घटना का जिक्र नहीं पाते हैं कि कहीं भी नंद शासक ने सिकंदर का आमना सामना किया हो या उनके बीच में कोई संघर्ष हुआ हो, यहाँ पर कहीं नहीं पाते। सिकंदर ब्यास नदी के आगे बढ़ा ही नहीं, ब्यास नदी तक ही रुका और उसके बाद चला गया। अच्छा, सिकंदर के बारे में एक बड़ी अच्छी कहानी भी ये सुनी गई कि सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया। एक चीज यहाँ पर और एक कहानी सुनाई देती है, किंवदंतियां हैं, कोई साहित्यिक तथ्य नहीं है इसका, ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, कि सिकंदर का स्वयं ही मोह भंग हो गया था। सिकंदर ने भारतीय जो ऋषि मुनि हैं उनके बारे में बहुत कुछ सोच रखा था, ऋषि मुनियों के बारे में सोच रखा था, मतलब सुन रखा था कि ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी हैं भारत के। तो जब ये आगे बढ़ा तो वहां पर इसने देखा कि एक साधु जो है, ऋषि जो है, वो एक वृक्ष के नीचे घोर तपस्या कर रहे थे और उनके वस्त्र फटे हुए थे। सिकंदर ने उनसे पूछा कि आपके वस्त्र जो है ये फटे हुए हैं और आप दूसरे वस्त्र ले लीजिए। तो वो बोला कि, वो सिकंदर ने कहा मेरे पास बहुत संपत्ति है, बहुत संपत्ति लूटी थी उसने यहाँ से, मेरे पास बहुत संपत्ति है और मैं तुम्हें बहुत सारे कपड़े और वस्त्र और नई नई चीजें जो चाहो वो दे सकता हूँ। साधु बोले नहीं, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, तुम मुझे एक सुई ला करके दे दो। तो सिकंदर ने कहा कि अच्छा। तो सिकंदर बोला कि देखो, जब साधु ने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो तो तुम मुझे एक सुई दे देना, मैं उसी को लेके अपने साथ जाऊंगा और उसी से अपने वस्त्र सिल लिया करूंगा। तो सिकंदर बहुत जोर से हंसा, कहता है कितना मूर्ख है साधु। सिकंदर ने कहा ये साधु कितना मूर्ख है, ये सुई अपने साथ ले जाना चाहता है। सुई का नाम, छोटी से छोटी चीज, तुक्ष वस्तु का नाम लिया साधु ने। कितना बड़ा ज्ञान दिया साधु ने सिकंदर को इस सुई के बहाने। साधु कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे कपड़ों की जेब में सुई रख देना और मैं उस सुई से अपने वस्त्र सिल लिया करूंगा जब मुझे आवश्यकता होगी। तो सिकंदर ठाका लगा के हंसा और बोला
कि तुम सुई अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि कोई भी अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाता। जैसे ही सिकंदर ने कहा कि कोई अपने साथ कुछ लेके नहीं जाता, सुई भी लेके नहीं जा सकते, साधु जोर से हंसा और बोला, तुम इस बात को जानते हो, तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि कोई अपने साथ सुई भी लेके नहीं जाता, तो तुम जो अथाह संपत्ति अपने पीछे लेके जा रहे हो, किस बात का घमंड करते हो, क्या तुम इसको अपने साथ लेके जाओगे? उसके बाद सिकंदर एक तरह से मतलब जागृत हो गया उसका दिमाग कि साधु ने एक छोटी सी बात से कितना बड़ा संदेश दिया। उसके बाद सिकंदर का मोह भंग हो गया और सिकंदर ने अपने साथियों से कहा कि जब मैं यहां से जाऊं तो दुनिया को बताना कि देखो सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। इतनी संपत्ति होने के बावजूद सिकंदर खाली हाथ संसार से जा रहा है। ये बात सिकंदर के दिमाग में बैठ गई वहां पर। तो सिकंदर के बाद फिर इस क्षेत्र में फिलहाल यहाँ पर हमारी सत्ता का केंद्र नहीं है, हमारी सत्ता का केंद्र अभी कहाँ है? मगध में। तो मगध में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसके पीछे जो मुख्य वजह थी वो थी नंद शासक घनानंद और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य के बीच की जो शत्रुता कहें उसको, या ये कहें कि नंद शासक घनानंद जो कि बहुत क्रूर था, उसकी क्रूरता के किस्से हम पीछे आपको बता चुके हैं। उसने आचार्य चाणक्य का अपने दरबार में अपमान किया। जब चाणक्य यूनानी आक्रमण से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सहायता मांगने के उद्देश्य से घनानंद के दरबार में गए तो घनानंद ने ना केवल सहायता देने से मना कर दिया बल्कि उनके दरबार में उनका अपमान भी हुआ। चाणक्य ने इस अपमान को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने सौगंध खाई कि जब तक मैं नंदों का समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उसके बाद वे वहां से चले गए। मैंने एक घटना भी बताई थी, उनका जो अपमान हुआ था उसी दौरान उनकी जो चोटी थी, जो एक उस समय पांडित्य की एक पहचान होती थी, पंडित नहीं पांडित्य, पंडित अलग होता है, पांडित्य अलग होता है। पंडित एक जाति है, पांडित्य विद्वता का प्रतीक होता था, विद्वता का प्रतीक, जिसको ज्ञान होता था, उस स्तर का ज्ञान होता था कि वह आध्यात्मिक शिक्षाओं को, वेद पुराण आर्य शिक्षाओं को एक ऋषि परंपरा के माध्यम से अपने शिष्यों को देता था। तो तत्कालीन समय में शिक्षा में धर्म का विशेष महत्व होता था, है ना। तो प्रकांड विद्वान का प्रतीक होता है पांडित्य या पांडित्य। तो उसका प्रतीक जो उनके बालों की जो चोटी थी वो खुल गई वहां पर, जिसे उन्होंने अपने पांडित्य का उसको अपमान माना और उन्होंने कहा कि अब इन बालों की चोटी तभी बंधेगी जब मैं नंदों का समूल नाश कर दूंगा। और इस सौगंध के साथ कौटिल्य वहां से निकल गए। तो इस वजह से, यानी कि ये वो मूल कारण था जिसकी वजह से मगध में सत्ता परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। और इस प्रयास के बाद आगे क्या हुआ उन्हीं बातों पर हमें चर्चा करनी है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, इसने मगध के द्वारा पूरे उत्तर भारत की राजनीति को बदल करके रख दिया। जब कौटिल्य ये सौगंध लेकर के वहां से निकले तो रास्ते में वो अपनी योजना ही बना रहे थे कि कैसे वो अपनी सौगंध का पालन करेंगे। बड़ी सौगंध थी क्योंकि मगध उस समय उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली शासक के तौर पर थे। उनकी शक्ति का सामना करने का एक तरह से हम कह सकते हैं कि साहस सिकंदर की सेना को भी नहीं हुआ। सिकंदर की सेना ने घनानंद के डर से, उसकी सेना के डर से ब्यास नदी के आगे जाने से मना कर दिया था। तो ऐसी सेना को कैसे और किस प्रकार से कौटिल्य परिवर्तित करेंगे, हराएंगे, इसकी कोई पहले से योजना बना करके तो आई नहीं थे कौटिल्य, है ना। अचानक परिस्थितियां सामने आ गई तो सौगंध खा ली, लेकिन अब क्या करना है उसका कोई प्लान नहीं था। जब कौटिल्य वहां से निकल रहे थे तो क्योंकि तक्षशिला, और तक्षशिला कहां पर? गांधार में, वर्तमान पाकिस्तान में, और मगध वर्तमान बिहार में, एक लंबी दूरी थी। तो इस लंबी दूरी को तय करते समय ही रास्ते में कौटिल्य को कुछ बालकों का समूह दिखाई पड़ा जो एक खेल खेल रहे थे जिसका नाम था राजकीलम। राजकीलम खेल था वो, ठीक है। राजकीलम खेल जो खेल रहे थे, बच्चों का समूह था। उनमें से एक बच्चा जो आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सामने आया। चंद्रगुप्त जो है यहाँ पर उस राजकीलम खेल में लीडर बना हुआ था, नेता बना हुआ था, और बाकी बच्चे जो है उसकी प्रजा के रूप में अपना अपना रोल प्ले कर रहे थे। तो बालक के रूप में चंद्रगुप्त ने
अपनी जो प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन किया, उस प्रशासनिक क्षमता का मतलब क्या है, जिस प्रकार से वह बालकों के समूह को का नेतृत्व कर रहा था। जो आप और हम भी बचपन में खेल खेलते थे ना, जैसे टीचर और स्टूडेंट का खेल खेलते थे, तो उनमें से जो बड़ा चालाक टाइप का बच्चा हो जाता है, वो चश्मा वश्मा लगा करके टीचर बन जाता और बाकी बच्चों को कैसे हैंडल करता था, है ना, या डॉक्टर और मरीज का। तो वैसे ही ये राजा और प्रजा का खेल खेल रहे थे। तो यहाँ पर राजा के रूप में चंद्रगुप्त ने जो अपनी प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन किया, उसे दूर खड़े होकर के कौटिल्य देख रहे थे। कौटिल्य की पारखी नजरों ने चंद्रगुप्त के बालकीय स्वरूप में उस एक तरह से मैच्योर राजा को देखा, जो मौर्यों के समूल नाश में इनकी सहायता कर सकते थे। जैसी चाह वैसी राह, आप जो सोच के चलते हो वैसा ही वैसा होता जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो बनना चाहते हो वही सोचो, क्योंकि जो सोचोगे वही बन जाओगे। ये सत्य है बिल्कुल। मतलब हमारे दिमाग में जो होता है, प्रकृति हमको उसी रास्ते पर लेके जाती है, इसीलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। तो कौटिल्य जिस उद्देश्य को लेकर के निकला था, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहला सूत्र उसको मिला बालक के रूप में। चंद्रगुप्त यहाँ पर इस खेल को खेलते हुए अपनी प्रशासनिक क्षमता से परिचय कराया कौटिल्य का, और कौटिल्य ने उस बालक को वहां से ले लिया। कुछ साक्ष्य कहते हैं कि कौटिल्य ने इस बालक को खरीद लिया, क्योंकि यह बालक चंद्रगुप्त इसके वंश के बारे में वास्तविक जानकारी नहीं है। यह एक चरवाहे के हाथों बेच दिया गया था, और उसी चरवाहे के यहाँ यह जब अपने पशुओं को चरा रहा था, उसी दौरान बच्चों के साथ ये खेल रहा था, है ना। तो अगर पारखी नजर मिले, अच्छा जौहरी मिले, तो वो हीरे को पत्थरों के बीच में भी पहचान लेता है। तो चंद्रगुप्त के रूप में इस हीरे की पहचान दूर खड़े हुए जौहरी यानी कि कौटिल्य ने की, और चंद्रगुप्त को खरीद लिया और इसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। तक्षशिला ले जाकर के इन्होंने चंद्रगुप्त को ट्रेनिंग दी, चाहे वह सैन्य ट्रेनिंग हो, राजकीय ट्रेनिंग हो, सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा देकर के इन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया। और उसके बाद इन्होंने यानी कि कौटिल्य के निर्देशन में चंद्रगुप्त ने अपनी योजनाओं को इंप्लीमेंट किया, और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक योजनाओं के तहत, रणनीति के तहत तत्कालीन उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति नंदों को नाश कर दिया, और वहां पर एक नए वंश यानी कि मौर्य वंश की स्थापना की। अब यहां पर ये बहुत सारी बातें हम आगे लिखेंगे भी, जानेंगे भी, मौर्य वंश के पूरे वंशावलियों को जानेंगे, चंद्रगुप्त से लेकर के बिंदुसार तक, अशोक तक, और आगे पूरी परंपरा को जानेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमें यह जानना होता है, खासतौर से प्राचीन भारत में, आगे भी लेकिन प्राचीन भारत में इसका बहुत महत्व है, कि हम जो कुछ बोल रहे हैं उसका आधार क्या है। आधार का मतलब स्रोत क्या है। जब तक हमारे पास इतिहास का स्रोत नहीं होता, वो इतिहास ही नहीं बनता। बगैर स्रोत के तो वो कहानियां हैं, है ना। तो इस कहानी को आधार तभी मिलेगा, इस कहानी को वास्तविक तभी माना जाएगा, जब हम इसके स्रोतों पर चर्चा करेंगे। किसी भी सभ्यता या संस्कृति का जब हम आरंभ करते हैं, तो शुरुआत कहां से होती है, उसके स्रोतों से। ठीक है, शुरुआत होती है उसके स्रोतों से। तो हम यहां पर सबसे पहले आज किसकी बात करने वाले हैं, मौर्य साम्राज्य के या मौर्यकालीन इतिहास के स्रोतों की हम बात करेंगे। और कल के क्लास में इसकी बात हो चुकी है, उसी को आज हम विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब हम मौर्यकालीन साम्राज्य के स्रोतों की बात करते हैं, कल इसके स्रोतों को कितने हिस्से में बांटा गया था, हाँ 3 हिस्से में बांटा गया था। और इनमें से जिसकी बात हम आज करने वाले हैं, वहां से हम शुरू करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी साहित्यिक स्रोतों की। ठीक है, साहित्यिक स्रोत, क्योंकि मौर्य काल जो है ये इतिहास के किस भाग में है। देखो, पीछे हमने इतिहास का विभाजन पढ़ाया था ना प्राचीन भारत में, तो बताया था कि लेखन शैली के आधार पर इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है, 3 वर्गों में किया गया है। पहला है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एज। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है वह समय जब मानव को लिखने का ज्ञान नहीं था, लिपि ज्ञान नहीं था, उनके बारे में कोई भी साहित्यिक जानकारी हमको नहीं है। केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों के रूप में हम उस इतिहास के बारे में जानते हैं जिस इतिहास को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और उसका संबंध पाषाण काल से है, क्योंकि वो लोग पाषाण या पत्थर के बने हुए उपकरण प्रयोग करते थे, लिखना जानते नहीं थे, इसलिए उनको हम पाषाण काल के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है,
फिर इतिहास का दूसरा चरण आरंभ होता है जिसे हम आद्य इतिहास कहते हैं। आद्य इतिहास का मतलब होता है प्रोटो हिस्टोरिक एज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मनुष्य को लिखने का ज्ञान तो था, लिपि ज्ञान तो था, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में लोगों को लिखने का ज्ञान था। ये बात हमको कहां से पता चली है, जो सिंधुकालीन मोहरें हैं, मोहरों पर बहुत सारे अक्षर मिलते हैं। इसके अलावा धौलावीरा से एक बड़ी शिला पट्टिका मिलती है जिस पर नेम प्लेट के रूप में 10 अक्षर लिखे हुए हैं। तो हमें ये तो पता चलता है सिंधु काल के लोग लिखना तो जानते थे, लेकिन उन्होंने जो लिखा है उसे हम नहीं पढ़ पाए। वास्तव में वो पढ़े लिखे थे, हम अनपढ़ हैं जो उनकी बात पढ़ नहीं पाए। यही तो हुआ ना। हम आधुनिक जमाने में अभी इतने उन्नत नहीं हुए कि हम सिंधुकालीन लिपि पढ़ पाए। उनकी लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक लिपि है, उसका मतलब नहीं हम लोग अभी तक समझ पाए हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति ये दोनों आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं, क्योंकि वैदिक संस्कृति में शिक्षा मौखिक होती थी और वेद बाद में लिखे गए हैं। उस समय उनके मूल रूप के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, उनको भी अभी मूल रूप में पढ़ा नहीं जा सका है, खासतौर से ऋग्वेद को। ठीक है, इसका मतलब है कि जो तीसरा चरण था हमारे भारतीय इतिहास के, प्राचीन इतिहास का, वह है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल शुरू होता है 600 ईसा पूर्व के बाद, क्योंकि 600 ईसा पूर्व के बाद का जो समय है भारत में, यही वो समय है जब मनुष्य को लिखने का भी ज्ञान हो गया था और उनके द्वारा लिखी हुई बातों को पढ़ लिया गया है। इसीलिए ऐतिहासिक काल का आरंभ 600 ईसा पूर्व के बाद ही माना जाता है। तो ऐतिहासिक काल की शुरुआत 600 ईसा पूर्व के बाद होती है, जिसमें क्या क्या आता है, जैन साहित्य आता है, बौद्ध साहित्य आता है, अशोक के अभिलेख आते हैं। ठीक है, ये सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं। और हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है और इस समय लिखी गई बातें हमें पूरी तरह से पढ़ ली गई हैं। अशोक के जो अभिलेख है, अशोक ने जो लिखा है ब्राह्मी लिपि में, उसे पढ़ लिया गया था किस, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। कल बताया था हमने, जेम्स प्रिंसेप पहला व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। और ये सबसे प्राचीन अभिलेख हैं जिनको पढ़ा गया है। किस लिपि में लिखे गए थे, ब्राह्मी लिपि में। यहां लिपि और भाषा दो अलग अलग चीजें होती हैं, समझ लो। लिपि को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट और भाषा को कहते हैं लैंग्वेज। लिपि वह होती है जिसमें हम लिखते हैं, भाषा वह होती है जिसे हम बोलते हैं। ये जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये क्या है, भाषा। लेकिन आप जब इसको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगी, लिपि। ठीक है, और आप जो लिख रहे हो यही तो साक्ष्य है आगे कि हमने आपको क्या बोला है। सुनी ही बात तो केवल आप जानते हो ना। तो इसलिए मौर्य काल में हमें साहित्यिक स्रोत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। हम यहीं से जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले शुरुआत यहीं से करेंगे कि साहित्यिक स्रोतों में वे कौन कौन से साहित्य हैं जिनसे हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हम कहां से आएंगे, कहां पर आएंगे, उसके बाद हम आएंगे विदेशी विवरण पर। ठीक है, विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में हम पढ़ेंगे कि जो विदेशी लेखक हैं उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या जानकारी दी है। इसमें मुख्य रूप से मेगास्थनीज की इंडिका आएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो ईरानी और रोमन जो लेखक थे उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोतों में हम बात करेंगे अभिलेखों की, जिनमें चाहे वो अशोक के अभिलेख हो, उसके बाद रुद्रदामन के अभिलेख हो, या अन्य खुदाई में प्राप्त होने वाली वस्तुएं जिनसे हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आज किसकी बात करेंगे, साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे। अब साहित्यिक स्रोतों को वैसे तो हम दो भाग में बांट सकते हैं, धार्मिक और लौकिक। चलो बांट लेते हैं जिससे कि आसानी हो जाए। ठीक है, धार्मिक स्रोत वे होते हैं, धार्मिक साहित्य वे होते हैं जो किसी धर्म से संबंधित होते हैं। ठीक है, और धार्मिक साहित्यों में कौन कौन से आते हैं, ब्राह्मण साहित्य आता है, जैसे पुराण। पुराण क्या है, ब्राह्मण साहित्य है। इसके अलावा बौद्ध साहित्य आ जाता है यहाँ पर, और जैन साहित्य आ जाता है। तीनों का ही संबंध अलग अलग धर्म से है। पुराणों का संबंध किससे है, ब्राह्मण ग्रंथों से। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, क्योंकि तीनों प्रकार के ग्रंथों में ना थोड़ा सा भिन्नता पाई जाती है, खासतौर से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, लेकिन बौद्ध और जैन ग्रंथ कहते हैं कि
ये क्षत्रिय कुल से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि कौटिल्य जैसा कट्टर ब्राह्मण वो किसी निम्न कुल के व्यक्ति को राजपद पर आसीन नहीं करेगा। तो निश्चित तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को जिस स्थिति में और जहां से इन्होंने खरीदा था ना कौटिल्य ने, उस समय तो आप नहीं बता सकते थे ना कि ये किस कुल से संबंधित है। देखो चंद्रगुप्त मौर्य को की प्रशासनिक क्षमता और उनके जो नेतृत्व क्षमता, जो लीडरशिप थी, उसको देख करके कौटिल्य प्रभावित हुए, क्योंकि उस समय कौटिल्य को ना तो उनकी जाति और ना ही वंश के बारे में पता थी। सामान्य बच्चों की तरह वो भी खेल रहे थे भीड़ में। तो यहाँ पर कौटिल्य का एक ये हम कह सकते हैं कि कौटिल्य यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिभा से प्रभावित हुए थे, ना कि उनके वंश और कुल से। ठीक है, वंश और कुल तो बाद में पता चला होगा ना, हो सकता है कौटिल्य को उनके वंश और कुल के बारे में पता ही ना हो। वो उनकी प्रतिभा और व्यक्ति की वास्तविक पहचान क्या होती है। अब आप क्या जानना चाहोगे कि मैं किस वर्ण और किस कुल की हैं? नहीं, बच्चे जल्दी जान ही नहीं पाते कि मेरी जाति क्या है, मेरा धर्म तो खैर पता ही चल जाता, जाति क्या। क्यों बताना जाति? जाति हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है हमारे गुण अवगुण, हमारा ज्ञान, ये हमारी पहचान, हमारा, और सबसे बढ़कर हमारा व्यवहार। हमारा व्यवहार ही हमारी पहचान होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये जाति या अपने नाम के साथ लिखने की परंपरा खत्म होनी चाहिए। उससे अच्छा अपने माता पिता का नाम लिखो, देश का नाम लिखो, भारतीय लिखो, नेशनैलिटी लिखो, है ना। जाति प्रथा तभी खत्म होगी, ऐसे नहीं खत्म होने वाली है जाति उपजाति। तो व्यक्ति की जो प्रतिभा होती है उससे प्रभावित होकर के उसके गुणों के परिचय मिलता है, ना कि उसकी कुल और धर्म या वर्ण व्यवस्था से। तो उसके बारे में अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मत हैं। तो हम इन स्रोतों के आधार पर देखेंगे कि किस ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य या चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या बात कही गई है, उसके आधार पर फिर निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये धार्मिक साहित्य हो जाएगा। साहित्यिक भाग का पहला भाग क्या हो गया? धार्मिक साहित्य। और दूसरा हो जाएगा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य क्या होता है? लौकिक साहित्य वह होता है जिसमें धर्म से संबंधित बात नहीं होती, जो किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं होता, बल्कि सामान्य जानकारी यहां पर मिलती है। तो लौकिक साहित्य में, अच्छा इसको हटा करके हम पूरा ही लिख दें क्या अगले पेज पर? अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि चार्ट आपके पास होना चाहिए साहित्यिक स्रोतों का। ठीक है, पूछा जाता है। यहां पर एक हेडिंग बना लो, यहां पर एक हेडिंग बना लो। उस मैप पर हम दोबारा आगे आएंगे। यहां पर मैप बनाइए, ग्राफ बनाइए छोटा सा। मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत, मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत। ठीक है, किसी भी संस्कृति सभ्यता को पढ़ने से पहले उसके जानकारी के स्रोतों पर चर्चा करना जरूरी होता है। अब उसी चीज को दोबारा यहां पर हम नोट करेंगे जिसको अभी हमने किया था। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कहेंगे यहां पर? साहित्यिक स्रोत, क्योंकि हम यहीं से शुरू करेंगे इसलिए साहित्यिक स्रोत। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण या विदेशी विवरण, सीधे सीधे लिख सकते हैं विदेशी विवरण। ठीक, उसके बाद फिर हम लिखेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत तो जानते ही हैं, जो खुदाई में मिलता है, जो भी वस्तु उनसे जो जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक स्रोत होते हैं। अच्छा, अगर इन तीनों में एक प्रश्न पूछा जाए कि इनमें सबसे ज्यादा विश्वसनीय स्रोत कौन से हैं, तो आंसर क्या दोगे? इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या है इनमें? हाँ, सबसे विश्वसनीय पुरातात्विक स्रोत। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों के रूप में जो भी हमको मिला है उनमें छेड़छाड़ ज्यादा नहीं होती है। जैसे अभिलेख, मान लो अशोक के स्तंभ अभिलेख हैं, तो अशोक के स्तंभ अभिलेख पाषाणों पर लिखे गए हैं। मैंने कल बताया था छेनी और हथौड़े से उकेरे गए हैं वो, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। साहित्यिक स्रोतों में क्या होता है? जैसे मान लो साहित्यिक स्रोत में इंडिका है। अब इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है, हो सकता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य की चापलूसी करने की वजह से उसने कुछ ऐसा लिख दिया हो, या उसको खुश करने की वजह से उसने कुछ बातें ऐसी लिख दी हो जिनसे चंद्रगुप्त मौर्य प्रसन्न हो जाए। तो वास्तविक जानकारी नहीं मिल पाएगी ना। तो इसलिए जब हम साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात की आशंका बनी रहती है कि हो सकता है इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो, बढ़ा चढ़ा करके कोई बात इसमें कही गई हो, या बाद में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया हो, है ना। तो अगर साहित्यिक स्रोतों में लिखी हुई बातों की पुष्टि पुरातात्विक स्रोतों से हो जाए, जो बात यहां लिखी हो उसी के बारे में कोई साक्ष्य यहां मिल जाए, तो वो सर्वोत्तम है। फिर तो उसके बारे में कोई दुविधा रह ही नहीं जाती, है ना, क्योंकि दोनों माध्यम से जानकारी मिल चुकी है। लेकिन इतिहास के बारे में जानने के ये तीन स्रोत हैं अपने पास।
ठीक है। और इन तीन में से हम मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जब बात करेंगे तो शुरुआत यहां से करेंगे। और यहां पर हमने आपको बताया था कि साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा था यहाँ पर? यहाँ पर था हमारा एक धार्मिक साहित्य या धार्मिक ग्रंथ, और दूसरे हैं लौकिक ग्रंथ या लौकिक साहित्य, कुछ भी कह सकते हैं, लौकिक ग्रंथ। अब यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ में पहले ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मण ग्रंथ में भी पुराणों की यहाँ पर बहुत महत्व है, खासतौर से विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। ये क्या हो गया? अरे अपने से कैसे लॉक कैसे हो गया ये? भूपेन, देखो भाई ये बोर्ड को क्या, ये अपने से लॉक हो गया? अब ठीक हो गया? ना ना ना, हो गया था बाई चांस। हाँ अभी ठीक है। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये एक्चुअली पेन टच करने से चला जा रहा है, देखो क्या दिक्कत है इसमें, क्यों ऐसा हो रहा है? ब्राह्मण ग्रंथ, हाँ ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद हमने बात की थी जैन ग्रंथों की। ठीक है, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ, देखो जैसे अशोक के बारे में बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि अशोक अपने 99 भाइयों को मार करके गद्दी पर बैठा, और उसके बाद फिर इसने क्या किया? कलिंग का युद्ध किया, और कलिंग युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, और फिर ये क्रूर व्यक्ति से एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति बन गया, चंडाशोक से धम्माशोक बन गया। ये बात कौन कहता है? बौद्ध ग्रंथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि अशोक बौद्ध हो गया था, बौद्ध धर्म से प्रभावित था। तो बौद्ध ग्रंथ ये बताने का प्रयास करते हैं कि बौद्ध धर्म में कितनी सामर्थ्य है कि एक क्रूर व्यक्ति को एक सात्विक व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया। तो इनमें कहीं कहीं अतिशयोक्ति भी है कि 99 भाइयों को मारना ये कोई सामान्य घटना नहीं लगती कि 99 भाइयों की हत्या करके अशोक गद्दी पर बैठा। तो ऐसे कई ऐसे ग्रंथ आपको दिखेंगे जहां पर थोड़ा कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। ठीक है, लौकिक ग्रंथ में क्या आ जाएगा? लौकिक ग्रंथ में सबसे पहले नाम आएगा अर्थशास्त्र का। किसने लिखा है? कौटिल्य ने। फिर आएगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये विशाखा दत्त की रचना है। ठीक है, विशाखा दत्त की ये रचना है मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस एक जासूसी नाटक है। ठीक है, एक जासूसी नाटक है, और इस जासूसी नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसको पढ़ने के बाद मुद्रा राक्षस से यह जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से नंदों का नाश किया गया, किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना हुई, ये जानकारी इसमें मिलती है। अभी विस्तार से हम बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, विदेशी विवरण में मुख्य रूप से मेगास्थनीज का नाम आता है। ठीक है, मेगास्थनीज का नाम आता है, जिसने क्या लिखा था? इंडिका लिखी। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, और इंडिका के माध्यम से हमें तत्कालीन महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ चीनी यात्री भी हैं। चीनी यात्रियों में जैसे फायहान है। ठीक है, फायहान हालांकि बाद में आया है, लेकिन फायहान ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर हमें मौर्य काल के बारे में कुछ न कुछ जानकारी मिलती है। ऐसा कैसे हो सकता है? फायहान ने कैसे मौर्य काल के बारे में जानकारी दे दी? फायहान कब आया? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था फायहान। लेकिन क्योंकि ये एक बौद्ध यात्री था ना, तो बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के कारण इसने उन सब जगह की यात्रा की जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इसी दौरान यह पाटलिपुत्र भी गया, और वहां पर जब गया तो इसने वहां पर कुछ ऐसे साक्ष्य देखे जिसके बारे में ये बताता है, क्योंकि जो बातें पीछे सुन चुके थे ना कि अशोक पहले कितना क्रूर था, फिर कलिंग युद्ध के बाद कैसे इसका हृदय परिवर्तन हुआ, तो उसके बारे में ये बताते हैं। ये चीनी यात्री जब बौद्ध केंद्रों में गए, बौद्ध क्षेत्रों में गए घूमने के लिए, क्योंकि उसी उद्देश्य से आए थे ये फायहान। इसके अलावा हुएनसांग भी। ठीक है, हुएनसांग किसके समय में आया है? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया है। ठीक है, तो ये जो चीनी यात्री हैं ये भी कुछ ना कुछ जानकारी मौर्य काल के बारे में देते हैं, ये इससे पता चलता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है क्या? पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण है अभिलेख। ठीक है, और अभिलेख जो है
अशोक के अभिलेख हैं, इनमें इन अशोक के अभिलेखों में अलग अलग स्वरूप हैं उनके आधार पर, जैसे शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है ना, ये सब आ जाएंगे इन अभिलेखों में। क्या क्या आ जाएगा? स्तंभ लेख, गुहा लेख, शिलालेख, ये सब आ जाएंगे। तो ये किसके अभिलेख हैं? ये अशोक के अभिलेख हैं, ध्यान से समझिएगा, ये अशोक के अभिलेख हैं। इसके अलावा जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या जो गिरनार अभिलेख है, कल बताया था मैंने, गिरनार अभिलेख में भी मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में जो गिरनार की जो पहाड़ियां हैं वहां पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया, जिसका पुनरुद्धार बाद में शक शासक रुद्रदामन ने कराया था। यह जानकारी हमको रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। तो यह भी अभिलेखी साक्ष्य है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य सौराष्ट्र तक विस्तृत रहा होगा। ठीक है, अब ये इतने जो आपके पास माध्यम है जिनसे आप मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, पर्याप्त माध्यम है। इनमें से सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की। तो अगला हेडिंग लिख लीजिए, साहित्यिक स्रोत। अब विस्तार से हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत, क्योंकि ये जिनके ग्रंथों के आपने नाम लिखे हैं ना, उन ग्रंथों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, किस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ना समझ में आए तो पूछ लेना। तो साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले किसकी बात? साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले बात कर लेते हैं लौकिक साहित्य की। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं लौकिक साहित्य की। और जब मौर्य काल के बारे में लौकिक साहित्य की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र का। किसका नाम आता है? अर्थशास्त्र का। देखो, इस अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स नहीं कहते, वैसे तो अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स होता है, लेकिन इसका मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र क्या है? ये कौटिल्य रचित एक ग्रंथ है, कौटिल्य रचित ग्रंथ है। और इस ग्रंथ का जो विषय है, इस ग्रंथ का विषय क्या है? ये राजतंत्र पर लिखी गई सबसे प्राचीन पुस्तक है, राजतंत्र या प्रशासन। इसका विषय क्या है? राजतंत्र या प्रशासन। लेकिन अर्थशास्त्र शब्द को सुनकर के ऐसा लग रहा है कि ये अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स की। देखो, जब हम आपको अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं या इकोनॉमी पढ़ाते हैं तो वहां पर इसका मतलब क्या होता है? ऐसा विज्ञान जो अर्थ यानी कि धन की बात करता है। अर्थ का मतलब होता है धन, जानते हो ना? पंडित जी कहते हैं ना, कुछ अर्थ मुद्रा चढ़ाओ, तो अर्थ का मतलब धन होता है। तो वैसे शाब्दिक रूप में देखा जाए तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ? धन का विज्ञान। लेकिन ये अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं बल्कि प्रशासन का विज्ञान है, राजतंत्र के बारे में जानकारी देने वाला एक ग्रंथ है, जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य के अन्य नाम हम बता चुके हैं। कौटिल्य के अन्य नाम क्या क्या हैं? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त भी इनका नाम है, और चाणक्य भी इनका एक अन्य नाम है। देखो, ये जो अर्थशास्त्र बुक है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और इतना व्यवस्थित तरीके से इसमें पूरी जानकारी दी गई है। इस ग्रंथ का पूरा स्वरूप तो नहीं मिला, क्योंकि इतना प्राचीन ग्रंथ है। आज भी तो किताबें आप खरीदते हो तो एक साल में आपकी किताबें फट जाती हैं पढ़ते पढ़ते, और ये तो इतने पुराने ग्रंथ हैं, तो कैसे बचे रह सकते थे? तो पूर्णतया तो नहीं समझ में आता है, लेकिन इसकी जो बातें हैं या अर्थशास्त्र के जो विवरण हैं उनको मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा है। बात मेरी समझ में आ रही है? मतलब मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी इंडिका, उस इंडिका में उसने कई बातें ऐसी कही हैं कि कौटिल्य द्वारा ये लिखा गया है। यानी कि जैसे एक किताब को आधार बना करके आप दूसरी किताब लिखते हैं तो उस दूसरी किताब के माध्यम से उस पहली किताब की जानकारी मिल जाती है कि नहीं? तो वैसे ही इंडिका के माध्यम से अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी मिल जाती है। थोड़ा सा नोट करिए इसके बारे में, फिर आगे और समझाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? नोट करिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना एवं आरंभिक प्रशासन के संदर्भ में
महत्वपूर्ण जानकारी अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ से मिलती है। महत्वपूर्ण जानकारी अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ से मिलती है। इसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य। इसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा की गई थी। कौटिल्य के अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त थे। इस ग्रंथ का मूल विषय राजनीति अथवा प्रशासन है। उस समय शासन और प्रशासन में भेद नहीं किया जाता था। आज के समय में शासन और प्रशासन अलग अलग हो गया है ना। देखो, पहला व्यक्ति जिसने शासन और प्रशासन को अलग अलग किया वो था वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन कौन था? अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था ना, और प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1919 में जब वर्साई की संधि हुई है, उस समय वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जन्मदाता माना जाता है। समझ गए? क्यों? क्योंकि इन्होंने ही पहली बार ये बताया कि शासन का काम है नीतियां बनाना और प्रशासन का काम है नीतियों को लागू करना। और शासन का संबंध राजनीति विज्ञान से है, नेताओं आदि से है, और प्रशासन का काम है अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारी। तो तब से लोक प्रशासन के रूप में एक नया विषय निकल के आया। राजनीति विज्ञान के साथ था पहले राजनीति विज्ञान में ही प्रशासन पढ़ाया जाता था। अब राजनीति विज्ञान अलग हो गया और लोक प्रशासन अलग हो गया। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्राचीन इतिहास की, भारत की अर्थशास्त्र की। तो उस समय ऐसा नहीं था। उस समय शासन और प्रशासन का मतलब एक ही था। स्वयं शासक ही नीतियां बनाता था और स्वयं वही उनका इंप्लीमेंट कराता था अपने कर्मचारियों के माध्यम से। ठीक है, तो यहां पर अर्थशास्त्र का विषय अगर प्रशासन पूछा जाए तो वो भी सही होगा, राजनीति विज्ञान पूछा जाए तो वो भी सही होगा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का विषय क्या था? राजनीति एवं प्रशासन से संबंधित था। इसके साथ साथ अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में भी जानकारी मिलती है। सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में भी जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र 15 अवकरणों में, अर्थशास्त्र 15 अभिकरणों में विभाजित है। अभिकरण का मतलब क्या होते हैं? जैसे आपकी किताब में चैप्टर होते हैं ना, चैप्टर, टॉपिक, तो ऐसे ही अर्थशास्त्र 15 अभिकरणों में विभाजित है, जिसमें 15 अभिकरण या अधिकरण लिख लो, 15 अधिकरणों में विभाजित है, जिसमें 180 प्रकरण। 180 प्रकरण। प्रकरण का मतलब होता है कि घटनाएं या टॉपिक के अंदर जिन टॉपिक पर बात की गई है, मान इनको चैप्टर मान लो, 15 चैप्टर हैं और उन 15 चैप्टर में 180 टॉपिक हैं। ठीक है, 180 प्रकरण में विभाजित है। यहां तक समझ में आया? विभाजित है। अर्थशास्त्र की मूल प्रति वास्तविक रूप में उपलब्ध नहीं है, किंतु
मैगस्थनीज की इंडिका के माध्यम से, किंतु मैगस्थनीज की इंडिका के माध्यम से इसके बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है, इसके बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र की तुलना, अर्थशास्त्र की तुलना बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र की तुलना अरस्तु के ग्रंथ, अरस्तु दार्शनिक था, अरस्तु के ग्रंथ पॉलिटिक्स, ग्रंथ का नाम था पॉलिटिक्स, अरस्तु के ग्रंथ पॉलिटिक्स से एवं मैकियावली, एवं मैकियावली के ग्रंथ प्रिंस से की जाती है। देखो ये प्रिंस और पॉलिटिक्स ये दोनों ही राजनीति विज्ञान पर लिखे हुए ग्रंथ हैं और इनकी रचना किसने की है? मैकियावली ने प्रिंस की रचना की है, अरस्तु ने पॉलिटिक्स की रचना की है और इसी से तुलना की जाती है किसकी? अर्थशास्त्र की। ठीक है, ये अर्थशास्त्र की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन सब में सबसे प्राचीन अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र की रचना जिस समय की गई थी वो समय बहुत महत्वपूर्ण था। आधुनिक समय में इस प्रकार की रचनाएं लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में जब जागरूकता नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, उस समय जिस प्रकार से कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो तथ्य, जो प्रकरण दिए हैं, वे अपने आप में वाकई बहुत ही ये दिखाने वाली चीज है कि प्राचीन समय से ही भारत की जो राजनीतिक और प्रशासनिक समझ थी वो कितनी ज्यादा गहरी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र में मौर्य शासकों, अर्थशास्त्र में मौर्य शासकों की नामावली नहीं मिलती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें शासकों का नाम नहीं है। शासकों का नाम नहीं होने से ऐसा मालूम पड़ता है कि ये राजनीतिक पक्षपात से प्रेरित नहीं था। ये पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से प्रशासन और राजनीति की सिद्धांतों की व्याख्या। एक्चुअली इसको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी कौटिल्य को, ये समझो। क्योंकि कौटिल्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। कौटिल्य का उद्देश्य था नंदों का नाश करके एक ऐसे राज्य की स्थापना की जाए जो आदर्श बने आगे चल करके अन्य राज्यों के लिए। तो आदर्श राज्य की स्थापना का जो उदाहरण है पहले से था नहीं। हम पीछे पढ़ चुके हैं महाजनपद काल, उसके बाद हम पढ़ चुके हैं बौद्ध काल, फिर हमने देखा कैसे मगध साम्राज्य का जब विस्तार हुआ तो किस प्रकार से कोई नीति, कोई सिद्धांत, कोई नियम नहीं था। साम्राज्य विस्तार को लेकर के तमाम राज्य आपस में लड़े हैं और उनमें से अंत में बचा मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य में जो शासक था मनमानी टैक्स वसूल करता था, कोई नियम, कोई सिद्धांत, कोई कानून ही नहीं था। इस प्रकार की मनमानी से राजा और प्रजा के बीच के संबंध खराब हो जाते हैं और राज्य का संचालन सही प्रकार से नहीं हो पाता। तो यहाँ पर कौटिल्य ने इस महत्व को समझा कि कोई एक ऐसा नियम होना चाहिए। जैसे आज का देश तो हमारा संविधान से चलता है, तो सरकार मनमानी नहीं कर सकती, लेकिन सोचो संविधान नहीं होता तो सरकारें मनमानी करती, कितना अव्यवस्थित हो जाता। तो संविधान क्या करता है? हमें जोड़ता है, हमारे देश को एक दिशा देता है, उससे हम और हमारे देश क्या बनते हैं? सभ्य बनते हैं, है ना। तो इस प्रकार का प्रयास करने, हम कह सकते हैं कि ये तत्कालीन समय में एक राज्य का संविधान था जो ये अर्थशास्त्र था। तो कौटिल्य ने इस आवश्यकता को महसूस किया कि कुछ सिद्धांत होने चाहिए, राज्य को संचालित करने के कुछ नियम कायदे होने चाहिए। जैसे राजा के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए, प्रजा के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। जैसे टैक्स लगाया जाता है तो उसका भी एक नियम होना चाहिए कि मनमानी तरीके से टैक्स नहीं होना चाहिए। अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कैसा व्यवहार हो, इसके लिए एक पर्याप्त विदेश नीति होनी चाहिए, है ना। यानी कि एक व्यवस्थित राज्य का संचालन कैसे हो, ये कितनी गूढ़ विषय है, ये कितना डेप्थ विषय है कि उस समय में अगर कोई विद्वान इस प्रकार की बातों पर सोच रहा है तो ये उसकी एक विस्तारवादी सोच का प्रमाण है कि वो इस बात को समझता है कि एक राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य किसे कहते हैं, है ना। तो एक संगठित राज्य के संचालन में इसीलिए कौटिल्य का योगदान कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के माध्यम से एक गाइडलाइन तैयार की और ये कहा कि इसी गाइडलाइन को फॉलो करके राज्य का संचालन होगा, राजा इसका पालन करेगा। इसके लिए इन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा।
इसीलिए अर्थशास्त्र में किसी भी मौर्यकालीन शासक का नाम नहीं मिलता, क्योंकि अर्थशास्त्र का उद्देश्य शासकों की प्रशंसा करना नहीं था, बल्कि शासन का संचालन सही प्रकार से कैसे हो उन सिद्धांतों का निर्धारण करना था। उद्देश्य अलग था। ठीक है, तो वो राजनीतिक भावना से प्रेरित नहीं है। लिखिए आगे, क्या लिखा आपने? देखने को नहीं मिलती है, बल्कि इस ग्रंथ के माध्यम से कौटिल्य एक आदर्श राज्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए राजा की उत्पत्ति, राजा के कर्तव्य, उसके कर्तव्य, नीति निर्धारण आदि के विषय में सिद्धांत प्रस्तुत करता है। अर्थशास्त्र के अनुसार किसी राज्य का संचालन 7 अंगों के द्वारा होता है। 7 अंग या तत्व कह सकते हैं, 7 अंग या तत्वों के द्वारा होता है, जिन्हें राज्य के साप्तांग सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये, जिन्हें राज्य के साप्तांग सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब यहां पर क्या बताता है कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहता है कि किसी भी राज्य के संचालन के लिए 7 तत्वों का होना जरूरी है। उनके बिना कोई भी राज्य संचालित नहीं हो सकता। संचालित होने का मतलब है एक आदर्श राज्य के रूप में संचालित नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें ये कौन कौन से 7 तत्वों की बात करता है, हम पहले उनको लिखेंगे, फिर उनकी आगे व्याख्या करेंगे। एक एक करके नोट करिए। 7 तत्व। राजा, सबसे पहले ये किसकी बात करता है? राजा, यानी कि एक राजा होना चाहिए। फिर ये क्या कहता है? राजा के बाद अमात्य, ठीक है, जनपद, लिख लो फिर समझाते हैं इनको। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, और सबसे लास्ट में मित्र। यहां पर मित्र की बात करता है। देखो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। कौटिल्य कहता है कि किसी भी राज्य का संचालन अगर करना हो तो इन 7 चीजों का होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले और सबसे ज्यादा वह बात करता है राजा पर। कौटिल्य ने क्या चुना सबसे पहले? चंद्रगुप्त मौर्य को ना। एक योग्य शासक अगर है तभी राज्य की स्थापना के बारे में आप सोच सकते। बाकी सारे चीजें हों लेकिन एक योग्य व्यक्तित्व न हो आपके पास तो वह राज्य बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकता। राजा का मतलब आप कहोगे राजा की क्या कमी है जिसको वो हर कोई राजा बनने को तैयार है? ऐसे थोड़ी ना होता है कि हर कोई राजा बनने को तैयार है। एक एकेडमिक लेवल पर निबंध आता था, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता, एक टाइटल आता था ना निबंध लिखने के लिए, तो सब बच्चे अपने अपने हिसाब से लिखते। अब अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते उसके बाद आप क्या करते, वो बातें आपको लिखनी है। तो जैसी रही भावना जिसकी, तो क्या लिखते बच्चे? यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता, परीक्षा थी 9th की या 10th की एग्जाम था, 9th का ही था। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं अपने स्कूल की नई बिल्डिंग बनवाता, ठीक है, और यहाँ पर बढ़िया बेंचों की व्यवस्था करता, बच्चों के लिए लंच, कैंटीन आदि की व्यवस्था। मतलब उसकी सोच केवल अपने तक सीमित थी कि यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो केवल और केवल विद्यार्थियों के जीवन में सुधार लाता और कुछ नहीं। स्वयं अपने ऊपर उसने लिखा। ये क्या है? संकुचित मानसिकता। ऐसा प्रधानमंत्री क्या देश के लिए अच्छा होगा जो केवल एक ही टॉपिक पर? नहीं।
लेकिन वहीं अगर एक ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा जो कि जानेगा कि प्रधानमंत्री का दायित्व सीमित नहीं है, प्रधानमंत्री का दायित्व है व्यापक, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री, वो किसी एक व्यक्ति वर्ग या समाज का नहीं होता। तो यहाँ पर राजा के रूप में कौन होना चाहिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि राजा की योग्यता कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर कौटिल्य मतलब एक आदर्श राजा का व्यक्तित्व प्रस्तुत करता है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। तो इनके अनुसार राजा सुयोग्य, टैलेंटेड, अपनी बात का पक्का, सिद्धांतवादी, एक्टिव, तेज तर्रार होना चाहिए। कौटिल्य कहता है कि अगर प्रजा राजा का इंतजार करे और राजा समय पर ना पहुंचे, ऐसा राज्य बहुत दिनों तक नहीं चल सकता, ऐसा राज्य का नाश हो जाता है। कितनी अच्छी बात कहता है ये क्या कहता है? ये कहता है कि राजा को सदैव ही अपनी प्रजा के लिए उपलब्ध रहना चाहिए, क्योंकि राजा क्या है? प्रजा के लिए भगवान स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है। उसने जनता से ये प्रॉमिस किया है कि वह उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा, वह उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। तो जब प्रजा को आवश्यकता हो, प्रजा दरबार में अगर आई है, तो राजा ये न देखे कि दिन है कि रात है कि सुबह है कि शाम है, राजा को तुरंत वहां उपलब्ध होकर के जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात जो आज भी सार्थक है। आप देखते हैं आज के दौर में मंत्री लोग जब चुनाव होता है तब तो वोट मांगने आ जाते हैं, और बाद में जनता गिड़गिड़ाती रहती है, फिर जनता उनके दरवाजे पर जाती है तो मिलते नहीं मंत्री जी। नहीं, अगर ऑफिस में आप जाओ मंत्री जी से मिलने तो आसान नहीं है आज के जमाने में। छोटे मोटे मंत्रियों से, मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं हम, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। तो ये राजा का कर्तव्य बताता है, वह राजा का व्यक्तित्व के साथ साथ, राजा के अधिकार के साथ साथ कर्तव्य की बात करता है। केवल अधिकार की बात नहीं करता कि राजा का क्या अधिकार है, शक्ति की बात नहीं करता, वह राजा के अधिकार के साथ साथ उसके कर्तव्यों की भी बात करता है। और कौटिल्य ने जिस प्रकार के राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था की बात की है वो केंद्रीकृत है। आप आगे पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य पूरी तरह से केंद्रीकृत साम्राज्य है। केंद्रीकृत साम्राज्य वह होता है जहां राज्य की समस्त शक्ति राजा के हाथ में निहित होती है, लेकिन राजा उद्दंड नहीं होता। बड़ा अच्छा यहां पर प्रश्न आता है कि कौटिल्य का राजा तानाशाह नहीं हो सकता, जबकि इतनी शक्ति है राजा के पास। क्यों नहीं तानाशाह हो सकता? क्योंकि राजा को सहायता देने के लिए अमात्य जो है, ये अमात्य क्या है? वर्तमान सचिव। अब क्योंकि उस समय शासन और प्रशासन एक साथ था, तो वर्तमान में हम सचिव और मंत्री दोनों को जोड़ करके अमात्यों से इनकी तुलना कर सकते हैं। आज वर्तमान में ये अंतर हो गया है, जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो सचिव की बात करते हैं, और जब हम शासन की बात करते हैं तो मंत्री की बात करते हैं वर्तमान में, क्योंकि आज शासन और प्रशासन अलग अलग हो गया है। लेकिन उस समय शासन और प्रशासन एक ही था, तो सचिव और मंत्री एक ही होते थे। ठीक है, और ये इनको कहा गया है अमात्य। कौटिल्य कहता है कि राजा को सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए योग्य अमात्यों का होना बहुत जरूरी है। इन अमात्यों की तुलना हम वर्तमान कैबिनेट मंत्रियों से कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री को राजा माना हमने, और उनके जो सहायक कैबिनेट मंत्री हैं जो कि सलाह देते हैं, जिनकी सलाह पर प्रधानमंत्री फैसले लेते हैं, काम करते हैं, वे कौन है? अमात्य। तो ये सब कैबिनेट मंत्री, जैसे गृह मंत्री है, जैसे वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है ना, तो ये मिलकर मीटिंग करते हैं, कैबिनेट की मीटिंग होती है, उनमें फैसले लिए जाते हैं। तो ऐसे ही राजा कहता है, कौटिल्य कहता है कि राजा के पास बहुत अधिकार है, संपूर्ण नियंत्रण इसके पास है, क्योंकि ये टैलेंटेड है, लेकिन ये तानाशाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अपने अमात्यों की सलाह पर कार्य करता है, और अमात्य अपने आप में बहुत ज्यादा योग्य होते हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। अगर हम वर्तमान में तुलना करें सचिव से अमात्य की, तो सचिव की बात किससे करते हैं? कौन बनता है सचिव? जो मोस्ट सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है वो सचिव बनता है। समझ गए ना? मोस्ट सीनियर आईएएस ऑफिसर जो होता है वो सचिव होता है। ऐसा नहीं है कि आप आईएएस बन गए और सीधे सचिव बना दिए गए, नहीं, कम से कम 10 से 12 साल का अनुभव होता है आपके पास आईएएस पोस्ट पर, उसके बाद आप सचिव, क्योंकि सचिव की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। सचिव सीधे ऊपर रिपोर्टिंग करता है ना सरकार को। तो ऐसे ही इन अमात्यों का बहुत टैलेंटेड होना जरूरी था, जो कौटिल्य जिनकी बात करता है। ठीक है, तो ये शक्ति पर नियंत्रण रखते थे, शक्ति संतुलन बना रहता था। उसके बाद बात करता है, तीसरा फैक्ट क्या होना चाहिए राज्य के लिए? मतलब राज्य का मतलब है कि साम्राज्य किसे कहेंगे, इसके बारे में बता रहा है कौटिल्य। समझ में आ रही है मेरी बात? पूछ लेना नहीं समझ में आए, नहीं तो खाली सुनते रहते हो। अभी लेक्चर चल रहा है ना, अभी इसको समझो,
और जब समझ जाओगे तो लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, मेन चीज तो समझने में आती है। तो ये जो जनपद है, जनपद का मतलब होता है राज्य की सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे हमारे देश की सीमाएं कहां तक हैं उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। जनपद का मतलब होता है भूभाग, क्षेत्र, है ना, वह भूभाग जहां तक राजा का नियंत्रण हो उसे जनपद कहेंगे। तो राजा का नियंत्रण कहां तक है ये तभी तो तय होगा जब राजा की सीमाएं स्पष्ट होंगी, है ना। जैसे हम कैसे बता देते हैं कि ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये भारत चीन का बॉर्डर है, क्योंकि हमारी स्पष्ट सीमाएं हैं, तभी तो हमारी पहचान है कि ये देश, यह क्षेत्र भारत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत की सीमाएं स्पष्ट हैं। और सीमाएं स्पष्ट होने से सीमा संबंधी विवाद नहीं होता, पड़ोसी देशों के साथ हमारा तनाव नहीं होता। कितनी अच्छी बात कहता है कौटिल्य, ये ध्यान रखना। आज के हिसाब से आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी बात क्या है, ये याद करो कब कही जा रही है, ईसा पूर्व 320 के आसपास ये बात कही जा रही है। कौटिल्य कह रहा है ये बात कि राज्य की सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब सीमा संबंधी कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनौती सबसे पहले सीमा से ही आती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी तो यही किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे नंदों को पराजित करने के लिए क्या किया था, सीमावर्ती प्रदेशों को जीता था, क्योंकि नंद शासकों की सीमाएं अस्पष्ट थी। तो जिस गलती का लाभ उठा करके मौर्य वंश की स्थापना हुई, अब कौटिल्य वही गलती दोबारा करना नहीं चाहते। तो कौटिल्य ने कहा कि सीमाओं का स्पष्टीकरण होगा तभी सीमाएं क्या होंगी, सुरक्षित होंगी। इसको बोलते हैं संप्रभुता, संप्रभुता, सॉवरेंटी भी कह सकते हैं। जैसे राजा या शासक को यह पता हो कि उसके राज्य का विस्तार कहां तक है और कहां तक की जिम्मेदारी उसकी है, वहां पर रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी उसकी है, कहां तक वह टैक्स वसूल कर सकता है, ये सारी बातें तभी क्लियर होंगी जब सीमाएं या जनपद स्पष्ट होंगे। बगैर भूभाग के कोई राज्य बनता ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है, दुर्ग। दुर्ग का मतलब है किला। वर्तमान में इनकी तुलना हम कर सकते हैं, जैसे हमारे आर्मी पोस्ट होते हैं ना, भारत पाकिस्तान की सीमा पर, भारत चीन की सीमा पर क्या बने हैं, चौकी बनी हुई ना, पोस्ट बोलते हैं जिनको ना, बने हुए ना। तो अगर सीमा से कोई अतिक्रमण होगा तो तुरंत यहां पर आर्मी हमारी रोकेगी। तो ऐसे ही कौटिल्य कहता है कि जो सीमाएं होती हैं वहां पर किलों की स्थापना, दुर्ग की स्थापना होनी चाहिए, जो कि सीमाओं को और राज्य को सुरक्षा प्रदान करें। कितना महत्वपूर्ण बात कही है, सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दुर्ग के निर्माण की बात सबसे पहले कौटिल्य ही करता है। हड़प्पा काल में जो दुर्ग थे वे अलग प्रकार के थे, हर एक नगर में पश्चिमी दुर्ग जो था वो अलग प्रकार का, वो केवल एक नगर की सुरक्षा के लिए। ये संपूर्ण राज्य की सीमाओं पर बात कर रहा है कि जहां तक राज्य की सीमाएं हो वहां पर दुर्ग की स्थापना हो, और यहां पर जो सेना है, सेना मतलब जो भी फोर्स है उस समय, वो तैनात हो, जिससे कि वह सीमाओं की सुरक्षा कर सके। एक तरह से ये मिलिट्री कैंप होंगे, ठीक है। उसके बाद ये बात क्या करता है, कोष। कोष का मतलब होता है फंड, ध्यान देना, फंड की बात करता है। फंड का मतलब होता है, और इसके बारे में कौटिल्य क्या कहता है, कौटिल्य कहता है कि कोष कि राज्य रूपी जहाज, वह कहता है राज्य एक जहाज मान लो, राज्य एक जहाज है, और इस राज्य रूपी जहाज की जो धुरी है वह है फंड, कोष। धुरी वह होती है जो निकल जाए तो जहाज डूब जाएगा, पानी भर जाएगा। तो वह कहता है कि अगर किसी राज्य का फंड समाप्त हो जाए, पैसे खत्म हो जाएं, तो वह राज्य बहुत दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक राजा को सबसे ज्यादा ध्यान कोष पर या फंड पर देना चाहिए। यह बात कौन कहता है, कौटिल्य कहता है। एक एक बात पर फोकस किया है, मतलब अपने आप में आश्चर्य कर दे। इसीलिए आज तक सबसे ज्यादा रणनीति के मामले में चतुर व्यक्ति कोई था तो वो कौटिल्य था, चाणक्य था। कहते हैं ना चाणक्य नीति, चाणक्य नीति। चाणक्य किसको कहा जाता है, जो राजनीतिक कूटनीतिकता में बहुत निपुण होता है उसको चाणक्य कहा जाता है। तो वह कहता है कि कोष यानी कि फंड पर राजा को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फंड रूपी कील अगर निकल जाती है, धुरी अगर निकल जाती है, तो राज्य रूपी जहाज क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और उससे भी अच्छी बात क्या कहता है कि इसके लिए सरकार को टैक्स लगाने चाहिए। अब टैक्स तो पहले भी लगते थे, तो कौन सी बड़ी बात थी। तो टैक्स लगाना चाहिए, लेकिन कैसे लगाना चाहिए यह सिद्धांत सबसे पहले कौटिल्य ने दिया। अब कौटिल्य कहता क्या है, देखो कौटिल्य कहता है, क्योंकि वह एक आदर्श राज्य की कल्पना कर रहा था ना, तो कौटिल्य कहता है
कि राजा को इस प्रकार से टैक्स लगाना चाहिए जैसे मधुमक्खियां फूलों से रस निकालती हैं। कितनी बढ़िया बात कह रहा है। मधुमक्खी फूलों से रस कैसे निकालती हैं बताओ जरा। मधुमक्खी फूलों से रस ऐसे निकालती हैं कि पर्याप्त रस भी निकल आए और फूलों को नुकसान भी ना हो, क्योंकि फूल उसके रस के माध्यम में दोबारा फिर आना है ना। तो एक राजा को इस प्रकार से टैक्स लगाना चाहिए कि जनता बर्बाद ना हो जाए। मतलब टैक्स ना तो इतना ज्यादा हो कि जनता बर्बाद हो जाए और ना ही इतना कम हो कि फंड खाली हो जाए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे मधुमक्खियां फूलों से रस निकालती हैं, और इस टैक्स का, इस पैसे का सरकार करेगी क्या? इस पैसे को सरकार को कल्याण में खर्च करना चाहिए। और कल्याण कैसे करें? जैसे बादल बरसात करते हैं बिना भेदभाव के। बादल बरसात करते हैं बिना भेदभाव के। आजकल के बादल तो भेदभाव करने लगे हैं। नहीं, कृत्रिम वर्षा नहीं होने लगी है, आर्टिफिशियल बारिश होने लगी है। और जलवायु परिवर्तन में तो दुबई जैसे रेगिस्तान में बाढ़ आ जाती है भाई, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मौर्यकालीन जो बादल थे वे ईमानदार होते थे, इसलिए कहा होगा कौटिल्य ने। तो कौटिल्य कहता है कि एक राजा को इस प्रकार से टैक्स लगाना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों से रस निकालती हैं, और इस प्रकार से इस पैसे को कल्याण में खर्च करना चाहिए जैसे कि बादल बरसात करते हैं। सबका भला हो, सबका भला हो। यहां पर एक लाइन याद आ जाती है जब भी इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, जगजीत सिंह की गजल की। जगजीत सिंह गजल में कहते हैं कि बादलों के दरमियां कुछ इस तरह साजिश हुई, और मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। तो ये आज के बेईमान बादल हैं ये ईमानदारी से काम नहीं करते। मेरे घर बारिश हुई, मेरा ही घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। बर्बादी मतलब भाई पकी फसल पर अगर बारिश हो जाए तो फसल बर्बाद हो जाए ना। तो ये तो ईमानदारी वाली बारिश नहीं है। लेकिन कौटिल्य जिस बात की बात करता है वो ईमानदारी की बात करता है कि सरकार को बिना किसी भेदभाव के सबके कल्याण के लिए इस पैसे को खर्च करनी चाहिए। जैसे आज सरकार सब्सिडी देती है ना, सब्सिडी किस आधार पर देती है? समानता के आधार पर। ठीक, कितनी बढ़िया बेहतरीन बात कर रहा है कौटिल्य। और सबसे लास्ट में बात करता है दंड। दंड का मतलब क्या है? सजा, दंड विधान होना चाहिए। कौटिल्य कहता है कि ये सारे नियम तभी पालन होंगे जब दंड व्यवस्था होगी। भय बिन होय न प्रीत। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? कल पड़ोस में एक सुंदरकांड का पाठ था, तो वहां गए तो वहां ये लाइन आई। ये लाइन अक्सर हमको याद आ जाती है कि राम जैसा धैर्यवान व्यक्ति भी अपना धैर्य खो दिया जब श्रीलंका जाने के लिए इन्होंने समुद्र से प्रार्थना की कि अपना जल स्तर कम करो, हमें जाना है लंका पार, माता जानकी को लेने के लिए जाना है। और जब 3 दिन हो गए समुद्र ने उनकी बात नहीं सुनी, तब क्या कहते हैं राम? जलद न नहीं, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। सुना है ना? विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तप, तब भय बिन होए न प्रीत। मतलब 3 दिन तक इंतजार किया उन्होंने, धैर्य रखा कि अब बात मान ले, अब बात मान ले। तो कभी कभी आपकी विनय को सामने वाला आपकी कमजोरी या दुर्बलता समझ लेता है ना, कि सामने वाला अगर धैर्य धारण करके चुप है तो इसका मतलब है कि वो दुर्बल है, उसके पास शक्ति नहीं है। लेकिन यकीन मानिए जिसके अंदर जितना धैर्य है वो उतना ही बलवान है, उतना ही। क्योंकि चुप रहने के लिए शक्ति चाहिए, बोलने के लिए, लड़ने के लिए ताकत नहीं चाहिए, चुप रहने के लिए ताकत चाहिए। सामने वाला जब चिल्ला रहा हो उस समय चुप रह के देखो, कितनी तकलीफ होती है, लगता नहीं अब तो बोलेंगे, अब तो बोलेंगे, होता है ना। तो फिर दंड विधान की बात करते भगवान राम, और यहां पर कौटिल्य दंड विधान की बात करता है कि बिना दंड के राज्य का संचालन हो ही नहीं। क्योंकि दंड से क्या होता है? एक भय बना रहता है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। और यहीं पर कौटिल्य ने 2 प्रकार की दंड विधान की बात की, एक कंटक शोधन और एक धर्म स्थनीय। कंटक शोधक और धर्म स्थनीय, जैसे आज दीवानी और फौजदारी है ना, 2 प्रकार के आज न्यायालय होते हैं, 2 प्रकार के केस होते हैं ना, दीवानी और फौजदारी।
दीवानी में ऐसे केस चलते हैं जो आपराधिक मामले होते हैं, और फौजदारी में ऐसे मामले चलते हैं जहां पर आपराधिक मामले होते हैं, और दीवानी में वे मामले चलते हैं जो आपराधिक नहीं होते हैं। जैसे किसी जमीन जायदाद का विवाद है तो उस पर दीवानी चलेगी, और अगर कोई मर्डर से संबंधित मारपीट का केस है तो उस पर फौजदारी चलेगी। दोनों के कानून अलग अलग हैं। इन्हीं को पहली बार अपने दंड विधान में अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बताया था। कितनी गहराई की बात आज भी चल रही है। इसने कहा कि दंड विधान दो प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संपत्ति विवाद से संबंधित और एक होते हैं आपराधिक मामले। तो दोनों मामलों के लिए अलग अलग प्रावधान होने चाहिए, इसीलिए दो प्रकार के दंड विधान थे। कंटक शोधन का संबंध किससे था? वर्तमान फौजदारी से। और धर्म स्त्री का संबंध किससे था? वर्तमान दीवानी से। तो इस प्रकार से अपने सप्तांग सिद्धांत के द्वारा कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य को दिशा निर्देशन दिया। चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ जी, अच्छा इसके बारे में नहीं बताए? हाँ ये भी बचा हुआ है, बता रहे हैं अभी। तो ये छठा था, दंड छठा था, है ना। दंड विधान के बारे में बात करते हैं, फिर मित्र की बात करते हैं। मित्र कौन होते हैं? मित्र की तुलना हम वर्तमान किससे देखो, इसमें हर एक की तुलना हम वर्तमान में कर सकते हैं। राजा की तुलना हम वर्तमान प्रधानमंत्री से कर सकते हैं, अमात्य की तुलना हम वर्तमान सचिव और मंत्री से कर सकते हैं, जनपद की तुलना हम वर्तमान अपनी जहां तक भारत की सीमाएं हैं वहां से कर सकते हैं, दुर्ग की तुलना हम कर सकते हैं हमारे मिलिट्री फोर्सेज और उनके कैंप से कर सकते हैं, ठीक है। कोष की तुलना हम कर सकते हैं हमारे फंड से, वित्त मंत्री या आरबीआई के पास जो फंड रहता है उसकी हम बात कर सकते हैं। दंड की तुलना हम किससे कर सकते हैं? न्यायालय से कर सकते हैं। और मित्र की तुलना हम कर सकते हैं हमारी विदेश नीति से। बहुत ध्यान से समझना, आप कहेंगे विदेश नीति से कैसे तुलना कर सकते हैं? तो मित्र के रूप में क्या कहता है कौटिल्य कि हमारे सीमावर्ती राज्यों में जितने ज्यादा मित्र होंगे हमारा राज्य उतना ही ज्यादा सुरक्षित होगा। और एक राजा को चाहिए कि वो इस प्रकार की नीतियां, अपनी विदेश नीति बनाए ताकि उसे अपने मित्र देशों का समर्थन मिलता रहे। जैसे आज भारत सार्क देशों के लिए अपनी नीति अलग से बनाता है कि पड़ोसी देशों का साथ अगर मिलता है तो बाह्य शक्तियां आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मित्र हों, इसके लिए प्रयास राजा को करना चाहिए। आज भी ये सातों सिद्धांत भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण अंग है। किसी न किसी रूप में ये राज्य संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आप इसको जानने के बाद ये तो समझ गए होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को अगर प्रधानमंत्री के रूप में कौटिल्य का साथ नहीं मिलता तो शायद चंद्रगुप्त मौर्य इतने व्यापक तरीके से, इतनी मजबूती से मौर्य साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सकता था। और भारत के प्रथम राष्ट्रीय शासक का जो दर्जा मिला है चंद्रगुप्त मौर्य को, निश्चित ही उसके पीछे कौटिल्य का दिमाग, कौटिल्य का ब्रेन और चाणक्य की नीति का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, अब इस चीज को हम लिखेंगे, नोट करेंगे।